गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज है 67th डे। आज शुरू हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, हर वाक्य पर अलग अलग क्लास, अफर्मेटिव अलग, नेगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अलग। तो पुराने स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, आपको क्या समझाना है, लेकिन जो न्यू व्यूअर है उनको तो समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जल्दी नहीं समझेंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। तो चाहे हमारे स्टूडेंट परमानेंट हो गए उनके लिए या न्यू व्यूअर है उनके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हिंदी स्ट्रक्चर होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। किस वाक्य का ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो सकता है और किसका नहीं हो सकता, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी स्ट्रक्चर पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जो मन में आता है बोल देते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं। मैंने देखा अच्छे अच्छे टीचर इसमें असफल है इस मामले में। इसको मैं मौखिक कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। तो लेक्चर आज का बहुत महत्वपूर्ण है। रिटेन तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा अगर लेक्चर आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम हिंदी स्ट्रक्चर को समझाते हैं। चलिए, हिंदी स्ट्रक्चर में देखिए, पहला स्ट्रक्चर है कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस चुका चुकी चुके लिया ली लिए होगा होगी होगे। इसमें हमने होगा नहीं दिया है या होगा नहीं दिया है। क्यों? इस स्ट्रक्चर का संबंध पास्ट टाइम से है और पास्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी यानी अधिक संभावना को व्यक्त करता है। बोलचाल में सिंपली आप कह सकते हैं कि पास्ट टाइम में गेस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन अनुमान लगाना बोलचाल में कर सकते हैं। सही क्या है? पास्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम को व्यक्त किया जाता है। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और इसको उतार लीजिएगा। और इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर आई आर बी यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अगर हिंदी में इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस कोई लिखा है तो उसका अनुवाद आप आई और वी के साथ नहीं कर सकते, बल्कि एआरएस का प्रयोग किया जाता है। एआरएस का मतलब ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट की टर्म मैं शुरू से दिया हूं फ्यूचर टेंस में, यानी आई वी को छोड़कर शेष सभी करता। अब शेष सभी करता में सेकेंड पर्सन भी आएगा और थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी आएगा और जितने नाउन्स हैं वो आएंगे। ठीक है। जबकि स्ट्रक्चर सेकंड की बात, तो पहले तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ऐसा कोई वाक्य आप नहीं बनाएंगे जिसमें इस यहाँ पर कर्ता के स्थान पर मैं या हम रहेगा, क्योंकि मैं और हम फर्स्ट पर्सन है। स्पीकर स्वयं के लिए मैं और हम लगाता है, तो मैं और हम के लिए प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। कान थोड़ा सा खोल करके सुन लीजिए, ठीक है भैया। तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों?
प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मैं ही हूं स्पीकर। तो फर्स्ट पर्सन के साथ पास्ट टाइम में क्या गुजरा है, क्या हुआ है, ये तो उसे पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। जैसे मैं समय से घर पहुंच चुका हूँगा। अगर आप ट्रांसलेशन करते हो, बहुत से टीचर करते हैं, अब वीडियो मेकर की तो बातें नहीं करता, उनको क्या आता है। मैं समय से घर पहुंच चुका हूँगा, मैं कल अपना काम कर चुका हूँगा, बिल्कुल हिंदी का वाक्य गलत है, ठीक ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि क्या बोलना चाहिए, मैं समय से काम कर चुका रहूँगा, इसमें आना चाहिए, या समय से काम कर चुकूंगा, इसमें आना चाहिए। तो मैं और हम के साथ आप सेकेंड स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो अब सेकेंड और थर्ड की बात मैं करता हूं। सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए यहां से, जबकि स्ट्रक्चर सेकेंड, बढ़िया से समझ लीजिए इसको, जबकि स्ट्रक्चर सेकेंड और थर्ड से सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य समय में निश्चितता को व्यक्त किया जाता है। सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम को व्यक्त किया जाता है, और इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर किसी भी कर्ता का प्रयोग कर सकते हो। यानी स्ट्रक्चर सेकेंड और थर्ड में फर्स्ट पर्सन भी ले सकता है, सेकेंड भी ले सकता है, थर्ड भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ओके, जैसा कि मैंने अभी समझाया, हम कल दिल्ली पहुंच चुके होंगे, बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। हम कल दिल्ली पहुंच चुकेंगे, यह सही है। हम कल दिल्ली पहुंच चुके रहेंगे, यह सही है, ठीक ना। हम इसकी सूचना, ठीक ना, संबंधित अधिकारी को का दे चुके होंगे, बिल्कुल रॉन्ग है। हम इसकी सूचना, देखिए पास्ट टाइम में नहीं जाना है आपको, फ्यूचर टाइम में जाना है। हम इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दे चुके रहेंगे या दे चुकेंगे, ये सेंटेंस बनेगा। तो अब आप समझ गए ना कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। लोगों को हिंदी नहीं आती है, अच्छे आप वीडियो मेकर्स का देख लो या टीचर का देख लो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो बिल्कुल फेल है, सब के सब फेल है। डंके की चोट पर मैं कहता हूँ 10-20 को खोल लो और पढ़ लो, ठीक ना। तो इस बारीकी को आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम हो ही नहीं सकती है। प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम के लिए आप सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन सभी वाक्यों के लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बनाया, सब्जेक्ट प्लस सेल आर विद विल प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब्स। ओके, फ्यूचर परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक सेल और विल में से कोई एक रहेगा, उसके बाद है। तो यह हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हुआ जो मॉडल ऑक्सिलरी है, और यह हेल्पिंग वर्ब सेकेंड जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। तो इसके लिए अगर बढ़िया से समझना है तो वर्ब के चैप्टर में जाइए, प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़िए, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़िए, तो क्लियर हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर देखिए मेन वर्ब के स्थान पर
थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है, तीनों मिलकर फुल वर्ब कहलाएगा। अब यहाँ मेन वर्ब के साथ तो किसी भी क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। हाँ, एक चीज और मैं ध्यान दिलाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका चुकी लिया ली के साथ मैं सेंटेंस बनाया ही था, जो पुराना पैटर्न है, सब जानते हैं, सब पढ़ाते हैं। लेकिन वहां पर क्या किया था, प्रेजेंट टेंस में टाइम जोड़कर प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम जोड़कर प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था, पास्ट टेंस में टाइम जोड़कर पास्ट परफेक्ट बनाया था, पास्ट इंडेफिनिट में टाइम जोड़कर पास्ट परफेक्ट बनाया था। उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ नहीं दिया हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, उसको मौखिक समझ लीजिए। ये जो सामान्य होता है स्ट्रक्चर, उसको मैं दिया हूँ और इस यहाँ की बारीकी बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम पैटर्न पर जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में टाइम जोड़ रहे हो, उसी तरह से फ्यूचर टेंस में टाइम जोड़ करके, फ्यूचर टेंस का मतलब लिंकिंग वर्ब बी का प्रयोग, टाइम जोड़ करके आप फ्यूचर परफेक्ट में ला सकते हो। तो जब फ्यूचर टेंस में किस क्रिया का प्रयोग होता है, लिंकिंग वर्ब बी या टू हैव का प्रयोग होता है। ओके, उसके लिए आप फ्यूचर टेंस पढ़िए, शुरुआत में पढ़ाया जा चुका है। तो बी का थर्ड फॉर्म यहाँ बीन हो जाएगा और हैव का थर्ड फॉर्म यहाँ हैड हो जाएगा। और यहाँ के स्ट्रक्चर में जितने एक्शन वर्ब हैं, एक्शन वर्ब समझ गए, यानी ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव, उनके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बी का जब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो टाइम अवश्य आएगा, ठीक, और हैड का प्रयोग करेंगे तो भी टाइम अवश्य आएगा। लेकिन एक्शन वर्ब के साथ टाइम जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। तो एक सीक्वेंस में आप पढ़ते आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको एग्जाम्पल देकर के मैं समझा दूंगा, स्ट्रक्चर नहीं दिया। अब यहाँ पर रिमार्क करने वाली चीज क्या है, पुरानी चीज मैं बताया हूँ कि किसी भी फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में, ठीक ना, शैल का प्रयोग सामान्यतः किसके साथ होता है, आई वी के साथ। कहाँ, ऑर्डिनरी सेंटेंस में। और विल का प्रयोग कहाँ होता है, ARS के साथ, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ। किसमें, ऑर्डिनरी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस ऑर्डिनरी ना हो, यानी सामान्य ना हो, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य बात, जिसमें कोई कमांड नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, लेकिन सेंटेंस से जब कमांड सेंटेंस का बोध हो, ठीक है, डिटरमिनेशन का बोध हो, फर्म डिटरमिनेशन का बोध हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, ठीक है ना, कोई प्रॉमिस हो, तो वह सेंटेंस इम्फैटिक बन जाता है। तो इम्फैटिक बनते ही यह क्रम उल्टा हो जाता है, यानी आई और बी के साथ विल हो जाता है और ARS के साथ सेल होता है। तो मेरे स्टूडेंट अगर आप बन चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नए व्यूअर हो तो स्टूडेंट आपको बढ़ना पड़ेगा, टेंस का पहला पार्ट खोलना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। टेंस पढ़ने के पूर्व आपको नाउन पूरा आना चाहिए, प्रोनाउन पूरा आना चाहिए, वर्ब पूरा आना चाहिए और आर्टिकल सब कुछ डन है, ठीक ना भैया। तो मैं तो इसी तरह से पढ़ाता हूँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि एक ही वीडियो खोल करके सब कुछ समझ में आ जाए तो यह इम्पॉसिबल है, जीवन भर पढ़ते रहो, कभी इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक ना। तो अब हम इसको एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा देते हैं। तो इतना पोर्शन तो हमको मिटाना पड़ेगा ना भैया, जगह स्पेस खाली करनी पड़ेगी। चलिए, तो हम इंग्लिश वाला खाली कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। For example,
चुका हूँ। क्या भैया, उठा के आपने जबरदस्ती यहाँ कर दिया, मैं तो नहीं दिया हूँ। देखिए हूँगा कहाँ दिया है, क्यों, मुझे पता है इसलिए नहीं दिया। लेकिन जिस टीचर को या वीडियो मेकर को नहीं पता है वो तो देगा ही देगा। तो मैं कल तक घर पहुंच चुका हूँगा, ये तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम है। अब प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम द्वारा आप फ्यूचर टाइम को व्यक्त करना चाह रहे हैं, गलत है। अगर कहना है तो कहो ना कि मैं कल तक घर पहुंच चुका था, कहो। अगर पास्ट टाइम में जाना है तो इसको सही करने का क्या तरीका है, सेंटेंस हो गया गलत, सेंटेंस ये रॉन्ग है हिंदी का। अब गुरुजी लोग इसका ट्रांसलेशन बड़े आराम से करा देते हैं, तो तुम तो बालक हो भैया, आपको कैसे पता चलेगा कि गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं। गुरुजी जो भी पढ़ा दिए आप सही मान लिए और मान के चल रहे हो तो दिक्कत होगी ना आपके साथ, ठीक है। तो कुछ लोग तो भैया पैदा होते ही गुरुजी बन गए हैं, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, खुद तो आती नहीं, 18 साल 20 साल की उम्र में वीडियो मेकर बन गए, ले धड़ाधड़। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सब्सक्राइबर की संख्या, राम ने राम मैं देखता हूँ, हाँ बड़ा हैरान रहता हूँ। एक हम लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब देख ही रहे हो, बताना क्या। तो मेरे जैसे टीचर को स्टूडेंट नहीं पसंद करेगा, क्योंकि सिस्टम में उसको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर क्या चाहते हैं लोग, यूट्यूब पर चाहते हैं कि लाइक वीडियो खोलो 2 मिनट में आ जाए। अरे भैया भाषा विज्ञान है, संभव नहीं है। अब इस वाक्य को सही करने का क्या तरीका है, यहाँ देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर में डाल दिया, होगा होगी होंगे, और इसमें आपने हूँगा जोड़ दिया, तो मैं तो नहीं दिया हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात कर रहे हो यार, बीते हुए बात की टाइम की बात कर रहे हो, नहीं संभव मैं के साथ, मैं और हम के साथ बीती ही बात अगर करोगे तो कंफर्म करो क्या, मैं कल तक घर पहुंच चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाओ, तब जाके वाक्य सही होगा। इस बारीकी को समझो। अगर टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ाने के लिए, या टीचर हो, तो इस बारीकी को समझ करके आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए। रही बात वीडियो मेकर की, तो वीडियो मेकर तो अगर मेरा देख करके पढ़ाएंगे तब तो सुधार हो जाएगा, नहीं तो पढ़ाने दो। अब हम चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट में ना ले जाए, इसको फ्यूचर परफेक्ट में ही रहने दें। तो सही करने का क्या तरीका है, यहाँ लेके आ जाओ, इसमें या इसमें, चाहे इसमें लेके आ जाओ, इसमें, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है सब कुछ, सुधार देते हैं। मैं कल तक देखो घर पहुंच चुकूंगा, क्या हो गया, चुकूंगा, ये है भैया। तो मैं कल तक घर पहुंच चुकूंगा, आप इसको क्या किए थे, स्ट्रक्चर फर्स्ट में बना दिए थे। स्ट्रक्चर फर्स्ट में बनाने के कारण ये गलत हो गया, और यहां है मैं कल तक घर पहुंच चुकूंगा, यहां आपने क्या स्ट्रक्चर सेकेंड में बनाया, इसका मतलब सेंटेंस सही हो गया। क्यों, क्योंकि आप सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए मैं कल तक घर पहुंच चुकूंगा, या दूसरा चुका रहूंगा। तो अब यहां पर मैं कल तक घर
चुका रहूंगा। ठीक, मैं कल तक घर पहुंच चुका रहूंगा। यहां देखिए, मैं कल तक घर पहुंच चुका रहूंगा, स्ट्रक्चर थर्ड। अब स्ट्रक्चर थर्ड क्या कहता है? स्ट्रक्चर थर्ड सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य के समय में निश्चितता को व्यक्त करता है। तो सेंटेंस सही हो गया। आप समझ रहे हैं आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये हो गया, मैं कल तक घर पहुंच चुका रहूंगा। यहां पर नासी लगा दीजिए भैया। तो इसी का अब इन दोनों वाक्यों से क्या भाव व्यक्त हो रहा है? मैं कल तक घर पहुंच चुकूंगा, मैं कल तक घर पहुंच चुका रहूंगा, डिटर्मिनेशन का भाव है। दोनों से क्या, ये दोनों क्या कर रहे हैं? डिनोट डिटर्मिनेशन। आप डिटर्मिनेशन कहिए या फर्म डिटर्मिनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। निश्चय का भाव, तो निश्चय का भाव है तो सेंटेंस क्या हो गया? इम्फैटिक। क्या हो गया भैया? सेंटेंस हो गया इम्फैटिक सेंटेंस। क्या हो गया? इम्फैटिक सेंटेंस। इसका मतलब कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर में आई के साथ आप यहाँ सर न लगा करके विल लगा दीजिए। तो चलिए भाई विल लगा देता हूं, यानी आई विल हैव reached, I will have reached home। अब बताइए, ये कल क्या है? आने वाला कल। अब तक के लिए यहां देखिए, कल तक, तो समय हम क्या बता रहे हैं? कल तक। तो कल तक के लिए अंतिम काम 12 बजे रात तक हो सकता है। तो टिल, अंतिम समय तक के लिए टिल, और अंतिम समय के पूर्व की अगर बात करते हैं तो बाई का प्रयोग कर सकते हो। तो यहां पर आई विल हैव रीच्ड होम टिल टुमारो। ये देखो, टिल टुमारो, कल तक, यानी हम पूरा दिन मांग रहे हैं, यानी हम 12 बजे रात तक भी आ सकते हैं, ये टिल बता रहा है। और बाई का अगर प्रयोग कर दोगे तो इसका मतलब होगा कि 12 नहीं बजेगा, उसके पहले ही आ जाएंगे। तो आप बाई का भी प्रयोग कर सकते हो। टिल, आपने बाई का प्रयोग, लेकिन टिल का प्रयोग सामान्यतः बेहतर माना जाता है। तो अब मैं के साथ तो हमने समझा दिया, गलत दे करके अब सही, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, इन दोनों में होगा। अब ARS का एग्जाम्पल देता हूं मैं, मतलब ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट का। अब देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूं? बदल देता हूं। ये देखिए क्या किया, सेम सेंटेंस में वह कल तक, मैं वह कर देता हूं। क्या कर दिया? वह कर दिया। वह कल तक घर, ध्यान दीजिएगा, वह कल तक घर पहुंच चुका। अब इस चुका के बाद क्या क्या हो सकता है? इसको मैं मिटा देता हूं, ये पूरा मिटा देता हूं। क्या करना है? चलिए
क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? वह कल तक, ठीक है, वह कल तक घर पहुंच चुका होगा, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब स्ट्रक्चर फर्स्ट में थर्ड पर्सन के साथ सेंटेंस सही हो गया, वह कल तक घर पहुंच चुका होगा। अब नीचे वाला हम मिटा देंगे, ठीक है ना, या रहने दें, इधर इंग्लिश लिख देते हैं। देखिए, वह कल तक घर पहुंच चुका होगा, बीते हुए समय की बात। तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। सेंटेंस इंपेरेटिव या ऑर्डिनरी है? तो ऑर्डिनरी है, ये मेरा अनुमान है उसके बारे में। तो क्या करेंगे, यहाँ कर देता हूं, ही विल हैव reached home, he will have reached home। अब बताइए कल तक, तो कल तक के लिए हम क्या करें? टिल यस्टरडे का प्रयोग करें कि बाय यस्टरडे का प्रयोग करें? ध्यान दीजिएगा, बीता हुआ है, तो कल तक का हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो अंतिम समय में टिल यस्टरडे, बाय यस्टरडे, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। वहां हमने कहीं लगाए थे, इस बार हम दोनों लगा देते हैं, बाय यानी टिल यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, बीता हुआ। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, मैं की जगह हम फिर यहां वह लगा देते हैं, वह कल तक घर पहुंच, देखिए, वह कल तक घर पहुंच चुकेगा, ये देखिए, वह कल तक घर पहुंच चुकेगा। ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक ना, कि हाथ हुआ लगा दीजिए, तो पहुंच चुकेगा, ये देखिए, वह कल तक घर पहुंच चुका रहेगा, ये देखिए। तो यहां पर सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया भैया, क्या हो गया? सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया, पहुंच चुकेगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर सेकेंड में ये सही हो गया, और ये स्ट्रक्चर थर्ड में सही हो गया, ठीक है। अब बताइए, दोनों के अनुवाद में कोई फर्क पड़ेगा? स्ट्रक्चर सेकेंड हो चाहे थर्ड हो, अनुवाद तो एक ही होगा, ठीक है ना। वह क्योंकि ये आने वाला समय है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, वह कल तक घर पहुंच चुकेगा, वह कल तक घर पहुंच चुका रहेगा, तो दोनों के लिए सेम ट्रांसलेशन होगा, ठीक। will have reached, ठीक है, reached home। अब चाहे बाई का प्रयोग करिए, चाहे टिल का प्रयोग करिए, यहाँ टुमारो लगाना पड़ेगा। तो यस्टरडे से यस्टरडे का प्रयोग आप यहाँ करोगे, टुमारो का प्रयोग आप इसमें और इसमें करोगे।
तो ये स्ट्रक्चर तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और यह भी ऑर्डिनरी सेंटेंस है, इम्फेटिक नहीं है, नहीं तो हम ही के साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं, कुछ और वाक्य देते हैं। अब देखिए, फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त सेंटेंस, फ्यूचर टेंस में मेकिंग वर्ब टू बी और टू हैव का प्रयोग होता है। अगर उसमें आप टाइम जोड़ोगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनना तय। जैसे वह जीवन भर बेईमान रहेगा। अब आप इस सेंटेंस को देखो, अगर जीवन भर को हम अंडरस्टूड कर दें तो सेंटेंस क्या मिलेगा, वह बेईमान रहेगा। तो वह बेईमान बनेगा, वह बेईमान होगा या बेईमान रहेगा। देखो, बेईमान होगा प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, बेईमान बनेगा सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। अब बेईमान रहेगा यानी बेईमान है और आगे भी रहेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ। लेकिन जैसे हम टाइम जोड़े तो भाई अगर ये नहीं है तो अनुवाद क्या होगा, ही विल बी। ये नहीं है तो क्या होगा, ही विल बी डिसऑनेस्ट। पढ़ चुके हो, ठीक ना, फ्यूचर टेंस खोल कर देख लेना। लेकिन टाइम जोड़ते ही वह भी बीइंग बन जाएगा और विल के साथ एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब हैव जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो या तो भाई हम दोनों आपको समझाएं, लीजिए आपकी सुविधा के लिए मैं समझा देता हूं, क्योंकि कुछ नए बच्चे होंगे, नए व्यूअर, तुमको प्रॉब्लम होगी। वह बेईमान देखिए, वह बेईमान रहेगा, इसका मतलब, इस बात का मतलब है और रहेगा। अब चलिए, बनेगा यानी भविष्य में बेईमान बनेगा, ठीक। दोनों का संबंध फ्यूचर टाइम से। और बेईमान होगा, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टेंस पढ़ाया जा चुका है। तो बेईमान होगा ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट है। इन तीनों का एक ही अनुवाद होगा, वो क्या होगा, ही विल बी डिसऑनेस्ट। ये देखिए, ही विल बी डिसऑनेस्ट हो गया। अब यह फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं, फ्यूचर इंडिफिनिट रहेगा तो इस बी के स्थान पर कोई एक्शन वर्ब आएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर टेंस में ही अंतर है। यहां पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, किस रूप में, बेयर इंफिनिटिव के रूप में। मेन वर्ब फंक्शन किसका दे रहे हैं, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन दे रहे हैं, और किस रूप में है, बेयर इंफिनिटिव के रूप में है, बेयर इंफिनिटिव के रूप में है।
इंफिनिटी के रूप में है। अब हमको क्या करना है, सेम सेंटेंस में टाइम जोड़ देना। तो देखिए, अगर हम जीवन भर इसमें जोड़ना चाहते हैं तो क्या होने वाला है, या तो हम जोड़े कि वह बचपन से बेईमान होगा, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। अब जीवन भर जोड़ेंगे तो ये नहीं आ सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। वह जीवन भर बेईमान, ध्यान दीजिएगा, क्रिया बी का अर्थ होता है होना, तो होगा, रहना रहेगा, और बनना बनेगा। होना, रहना, बनना, तीन अर्थ होता है। तो होना से होगा, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, और रहना रहेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, अब बनेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। ये बड़ा कमाल का टेंस है फ्यूचर, ठीक ना। तो थोड़ा ना समझ में आए तो पहली वीडियो से शुरू करिए फ्यूचर टेंस की, ढूंढ करके प्लेलिस्ट से, ठीक है ना। अब वह जीवन भर बेईमान, देखिए, होगा, गलत चला जाएगा, जीवन भर बेईमान बनेगा, गलत चला जाएगा, जीवन भर बेईमान रहेगा, सही चला जाएगा। तो आप हिंदी वाक्य की बारीकी को समझिए, आपको हिंदी नहीं आती है, ठीक ना। और फिर हम कहेंगे तो आप कहोगे वही वीडियो मेकर की बात करते हैं। सब के सब वीडियो मेकर हैं, मैं बता दे रहा हूँ। बहुतों को मैंने देखा, मिलियन में जो सब्सक्राइबर्स रखे हैं उनका भी खोल कर देख लो कि कितनी अंग्रेजी आती है, ठीक ना। तो ये भाषा विज्ञान है, तो किसी भाषाविद से पढ़िए जो भाषा का एक्सपर्ट हो, जिसको आप समझ सकते हो कौन है, ठीक ना। और किसकी स्टाइल आपको समझ में आती है, किसका सिस्टम आपको पसंद है, तो पढ़िए एक तरफ से। और रही बात मेरी, तो मैं तो सीक्वेंस में ही पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस में ही पढ़ाऊँगा। आपके छटपटाने से कुछ नहीं होगा कि सर क्लास पर बना दीजिए और कंजक्शन पर बना दीजिए, प्रीपोजिशन पर बना दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। मैं सिस्टम से ही दूंगा, वेट करिए, इंतज़ार करिए, मिलेगा। नहीं इंतज़ार करना है, आपको जल्दी है ना भैया नौकरी की, तो आप छोड़ दो चैनल, कहीं अन्यत्र पढ़ लो, सीधा हमारा अपना फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद कर लो। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं इसमें नहीं दिया हूं, बताया था ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। जैसा कि प्रेजेंट टेंस में दे दिया था, पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तो यहाँ मैंने सोचा कि इसको हटा देते हैं। अब स्टूडेंट हो ही चुके हैं, समझ लो इस बात को। तो ये कौन सा टेंस है भैया, तो ये है आपका फ्यूचर टेंस। क्या है, फ्यूचर टेंस था ये। अब ये जो टेंस हो गया, टाइम लगने के कारण यह फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त सेंटेंस कहाँ आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया, ठीक है जी। चलो भैया, क्योंकि इसमें समय आ गया, और समय कौन सा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ट्रांसलेशन कर लो, नो प्रॉब्लम। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ध्यान देना, ये तो मैं यही लिख दिया हूं, तो मैं यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ, इधर लिख देता हूँ। पहले मौखिक ध्यान लीजिए, ठीक ना, पहले लिखना ठीक नहीं रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे ट्रांसलेट कर दूँ, समझ गए होंगे। चलिए नीचे इसके ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये किसमें है,
फ्यूचर टेंस में। इस वाक्य को सेम सेंटेंस को ले जाना है। देखिए हिंदी में हम ले लेंगे, हिंदी में लेंगे जीवन भर जोड़ के। इसमें भी आपको जीवन भर की इंग्लिश लिखनी है। सेंटेंस चला जाएगा कहाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाने के लिए आप विल के साथ को विल का प्रयोग और हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग, इस बी का थर्ड फॉर्म यूज कर दो। ये देखो, तो ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब सेकेंड हो गया और ये हमारा मेन वर्ब बन गया। तो यहाँ भी मेन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है, लेकिन बेयर इज लिंकिंग। अब यहाँ जो है ये लिंकिंग वर्ब बन तो रहा है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। अब बीन के बाद आप डिस ऑनेस्ट लिख दो, डिस ऑनेस्ट लिख दो और समय जोड़ दो। जीवन भर किसके, उसके अपने जीवन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर का प्रयोग कर दो और यहाँ आर, उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा दो। हिज ऑल लाइफ नहीं लिखोगे, ऑल का प्रयोग पहले करोगे। तो फॉर ऑल हिज क्या जी, लाइफ हो गया ना। तो मजा तो आ रहा होगा आपको। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं हमारे आनंद के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप कमेंट में देख लो कुछ आता है कमेंट, मुझे खुशी है। लेकिन कुछ लोग तो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो उनके लिए मेरा चैनल नहीं है, ठीक ना। मत पढ़िए, सीधा मैं पढ़ता हूँ, ठीक। तो अब चलते हैं भैया, हम टू हैव के साथ कहाँ जाते हैं, फ्यूचर टेंस में जाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख दो। क्या होगा ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तेज पढ़ाना मुझे भी आता है, ठीक। मास्टर बैच भी पढ़ाता हूँ, ले दनादन दे दनादन। लेकिन ले दनादन दे दनादन में तो नए बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। जब मैं पूरा कोर्स डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर, तो मास्टर बैच हमारा लॉन्च होगा। है नहीं, क्या लिखते हैं सब मैराथन क्लास, तो मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो जो फाउंडेशन कर चुका रहेगा, ये फाउंडेशन कोर्स दे रहा हूँ आपको, तो उनके लिए मैराथन में मजा आ जाएगा। उन छात्रों के लिए भी बढ़िया हो जाएगा जो किसी और अन्य का पढ़े हो, कंफ्यूजन हो, तो उसमें शॉर्ट टाइम में बहुत तेज चलेगा। वो भी धन है मेरे पास, वो भी कला है मेरे पास, लेकिन यहाँ जो है अलग चीज है। थोड़ा सा इसको भी मिटा देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए फ्यूचर टेंस में क्रिया टू हैव का प्रयोग। मेरी किताब, मेरी किताब तुम्हारे पास
रहेगी। चलिए अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं लिख देता हूं। मेरी किताब तुम्हारे पास रहेगी, भाव क्या है? यानी तुम मेरी किताब रखोगे। एक तरह से क्या है? कमांड सेंटेंस। तो ये ऑर्डनरी सेंटेंस नहीं है, एम्फैटिक हो गया। अब इसका टेंस क्या है? बोलिए। फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा सेंटेंस? एम्फैटिक सेंटेंस। क्या है? एम्फैटिक सेंटेंस है। ऐसे आप पढ़ोगे तब पढ़ पाओगे। एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस क्यों है? कमाल कर रहा है। मेरी किताब तुम्हारे पास रहेगी, दूसरे के पास नहीं रहेगी। कमांड कर रहा है, यानी क्या हुआ? कमांड सेंटेंस है। कमांड है। क्या है? कमांड किया जा रहा है, कमांड को व्यक्त कर रहा है या ऑर्डर को व्यक्त कर रहा है। ऑर्डर, ठीक है भैया? तो चलते हैं फ्यूचर टेंस के नियमानुसार इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस के नियमानुसार देखिए, मेरी किताब तुम्हारे पास, मैं सब्जेक्ट इधर ला के तुम के पास रहेगी। तुम के पास रहेगी, तुम के पास का मतलब तुम्हारे पास। तो ये तुम जो यू सब्जेक्ट बनेगा। आइए अनुशब्द चल दिया ना, शुरू में बना दिया। अगर इसको लिखते हैं कि तुम्हारे पास मेरी किताब रहेगी, वो भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सेंटेंस स्ट्रेस पैदा कर रहा है। मेरी किताब तुम्हारे पास, स्ट्रेस पैदा कर दिया, यानी कंफर्म कर दिया कि यह कमांड सेंटेंस है। तो क्या करते हैं भैया? यू विल हैव माई बुक। यू विल हैव माई बुक। बढ़िया समझ लीजिए, ट्रांसलेशन हो गया ना किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। देख रहे हैं ना? अब यहां पर रिमार्क करने वाली बात क्या है? और सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गया मुझसे, सॉरी। कमांड है ना, एम्फैटिक है ना, शैल का प्रयोग करेंगे आप। किसका प्रयोग करेंगे आप? शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? विल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और यह है आपका मेन वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब है। किस रूप में? बेयर इंफिनिटिव के रूप में। अब कुछ लोग कहेंगे ये बेयर इंफिनिटिव क्या है? तो सर्च करो ना, मेरे ही प्लेलिस्ट में मिलेगा वर्ब में, ठीक है जी? और ये माई बुक क्या है? ये माई बुक ऑर्डिनरी, ये क्या है? देखिए, ये ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। अब आप क्या करिए भैया? इस सेंटेंस को ले चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाने के लिए आपको टाइम जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जोड़कर ले चलता हूं। मेरी किताब तुम्हारे पास क्या भैया? एक सप्ताह रहेगी। अब देखिए, ठीक ना? मैंने क्या कर दिया भाई? एक सप्ताह समय लगा दिया।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। बाकी चीजें सेम रहेगी, ये क्या रहेगा, यहां सेम उतार लीजिएगा, सेम उतार दीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ट्रांसलेशन भी उसी तरह से रहेगा, टेंस बदलेगा तो टेंस बदल रहा है, देखिए कहाँ जा रहा है, कमांड सेंटेंस है, कमांड किया जा रहा है, कमांड का बोध इम्फैटिक सेंटेंस है, इम्फैटिक सेंटेंस में कमांड किया जा रहा है। तो यू शैल, मेरी किताब तुम्हारे पास 1 सप्ताह रहेगी, तो चलो भैया यू शैल, उसके बाद क्या करिए, है, देखिए यहाँ का है जो है मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, लेकिन यहाँ का ये वाला है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब 1 और ये हेल्पिंग वर्ब 2, तो हमारे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो इस हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। तो यू शैल हैव, फिर क्या करोगे, हैड कर दो, उसके बाद माई बुक कर दो, उसके बाद टाइम लगा दो, फॉर और वीक कर दो, हो गया। तो अब देखो हैड को लिख डालो, ये है आपका मेन वर्ब, कोई नहीं, केवल रूप बदला, ये अभी भी ये लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव था, आइए थर्ड फॉर्म हो गया। ये तीनों मिलकर के यहाँ पर 2 फुल वर्ब बनाएंगे, ये देखिए फुल वर्ब में 2 ही क्रिया है, एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है, यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, देख रहे हैं ना, तो ये हो गया। अब चलिए इसी तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में किसका प्रयोग होता है, एक्शन वर्ब का। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, ठीक ना, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आप टाइम जोड़ दो तो वो बन जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ले आओ हम 1-2 सेंटेंस आपको वो भी दे देते हैं। चलिए अब यहाँ एग्जाम्पल और ले लीजिए, वह अंग्रेजी बोलती, ध्यान दीजिएगा, बोलती होगी, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस। वह अंग्रेजी बोलती होगी, पास्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, किस टेंस में, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है यह, फ्यूचर
इंडिफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में या ऑर्डिनरी सेंटेंस है। क्या भैया? ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो हम एक अनुमान कर रहे हैं कि वह अंग्रेजी बोलती होगी, वह खाना बनाती होगी, वह चाय बनाती होगी, हाँ, उसे कंप्यूटर चलाना आता होगा, वह प्रतिदिन मंदिर जाता होगा, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। अनुवाद करो, वह अंग्रेजी बोलती होगी, तो शी विल, ठीक है ना। पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो शी विल स्पीक इंग्लिश। ये हो गया अनुवाद आपका, हो गया ना। अब फ्यूचर इंडिफिनिट में आपको टाइम जोड़ना है, तो यह चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। कैसे? वह बचपन से अंग्रेजी बोलती होगी, ठीक है ना। अब चलिए, हमने टाइम जोड़ दिया बचपन से, पॉइंट ऑफ टाइम, तो टेंस आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो गया भैया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और सेंटेंस वही है, सेम। क्या है? सेम, कोई अंतर नहीं। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले चलिए ना। चलिए ले चलता हूं। यहां विल कर दिया, फिर हैव कर दिया, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन कर दिया, उसके बाद इंग्लिश लगा दिया। क्या तकलीफ है? टाइम जोड़ दिया बचपन से। आप देखिए, सिंस, ऑब्लिक, फ्रॉम, फ्यूचर टेंस है, लेकिन समय हमारा पास्ट है। तो टाइम हमारा क्या है? टाइम के लिए सिंस, ऑब्लिक, फ्रॉम में से कोई लगा सकते, लेकिन समय अगर फ्यूचर हो जाएगा तो सिंस नहीं लगेगा, केवल फ्रॉम लगेगा। सिंस, ऑब्लिक, फ्रॉम, हर चाइल्डहुड, क्या भैया? हर चाइल्डहुड, ठीक है। तो शी विल हैव स्पोकन इंग्लिश सिंस फ्रॉम हर चाइल्डहुड। तो इस तरह से हमारे ख्याल से आनंद आया होगा। हाँ, एक स्टूडेंट हमारे हैं मोहम्मद इखलाक, तो आपसे ये कहना है भैया कि क्या आपके सर्कल में और लोग नहीं है क्या? आप पढ़ते तो हो, हर वीडियो में आपका कमेंट आता है, लाइक भी करते हो, अच्छी बात। और थोड़ा सा आप अपना परिचय भेज दो कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या करते हो, तैयारी करते हो, टीचर हो, ईमानदारी से लिखना, ठीक ना। तो लिख करके आप भेज दो कहाँ के रहने वाले हो, मुझे खुशी है, ठीक ना, कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो। तो आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी हो उनका भी तो भला करो, केवल अपने ही भला करने में लगे हो भैया। तो अगले क्लास तक के लिए क्या है जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।